Everybody shake कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। जो मुस्कुरा रहे हैं वो दर्द को पाले होंगे, जो चल रहे हैं उनके पैरों में छाले होंगे। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, यारो जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका Z2H1 एकेडमी में। तो आज मैं एक नए सब्जेक्ट लेकर के आप लोग के साथ उपस्थित हूँ। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। तो बहुत दिन से इस सब्जेक्ट का इंतजार हो रहा था। भैया पहले भी बता चुके थे कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली हूँ। तो अभी मैं 10th का पढ़ाऊंगी, 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। तो पहले जानते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स होता क्या है? तो इकोनॉमिक्स होता क्या है हम लोग देखते हैं इसमें। इकोनॉमिक्स एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें धन बांटने, बनाने, मतलब कितना खर्च हो रहा है, कितना बच रहा है, वो सब का व्यय हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था के जनक कौन है। अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? कौन है बताओ, कौन है? अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ है। अब तुम लोग कहोगे अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ है तो चाणक्य क्या है? तो उसके बारे में भी जानेंगे। क्या है? कौन है? एडम स्मिथ। ओके, अब जो ये चाणक्य है, बहुत लोग बोलते हैं कि चाणक्य जो है वो क्या है? अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के क्या है? फादर है, पिता, जनक। तो लेकिन विश्व में देखा जाता है तो विश्व में हर जगह कहा जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। लेकिन अपने इंडिया के अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? चाणक्य है। इंडिया के, भारत के अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? भारत के अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? चाणक्य। अब चाणक्य के बारे में जानते हैं। ये कौन थे? इनका चाणक्य को दो अन्य नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से नाम है? अब नाम के बारे में जानेंगे। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनका दो अन्य नाम भी हैं। ये मैं बंटवारा नहीं कर रही हूँ चाणक्य के, इनका नाम का बंटवारा है। कौन? कौटिल्य और एक है विष्णुगुप्त। कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अब जानते हैं कि भारत में अर्थव्यवस्था का शुरुआत कब से हुआ। तो भारत में अर्थव्यवस्था का शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से ही हो गया था। कब से? सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत में अर्थव्यवस्था का शुरुआत हो चुका था। अब जानते हैं अर्थव्यवस्था तो हमने जान लिया, अब अर्थशास्त्र के भी बारे में जान लेते हैं। तो अर्थशास्त्र कौन सा शब्द है? अब अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। अर्थशास्त्र ये कौन सी भाषा में है? अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत। ओके, अब जानते हैं कि अर्थ का मतलब यहाँ क्या है। यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या है? धन है। अर्थ का मतलब एक तो अर्थ होता है, इंग्लिश में बोला जाए तो अर्थ पृथ्वी को बोलते हैं, अर्थ यानी शब्द भी होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या है? क्या है? धन।
क्या है? धर्म। दिख रहा है? आप सबको दिख रहा है ना? ओके, अब चलते हैं अर्थव्यवस्था। ये कहां से लिया गया है, कौन सा शब्द है, कहां से लिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो अर्थव्यवस्था ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? अर्थव्यवस्था ग्रीक शब्द। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द। और ये कहां से लिया गया है, आप पहले ये नोट करो, तब मैं बताऊंगी ये कहां से लिया गया है। ओके, नोट करो जल्दी से, जल्दी जल्दी, फास्टली करो। जल्दी। अब आप लोग कहोगे 10th की हिस्ट्री पढ़ा रहे हो आप, इतना डीपली जा, तो पहले जो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी होता है। ये नहीं कि जो बुक में है वही पढ़ लिए तो हमने अर्थशास्त्र पढ़ लिया। अर्थशास्त्र तो बुक में मतलब एक हद तक ही दिया गया है, इसका लिमिट है, लेकिन अर्थशास्त्र बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अभी हम लोग जब स्पेशल बैच में अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो वो और ज्यादा डीपली होगा। ओके, हो गया नोट? ज्यादा टाइम मत लो। क्या जानेंगे कि अर्थशास्त्र को कहां से, मतलब कौन से शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द तो था, लेकिन ये कौन सा शब्द है? ओइकोनोमिया से लिया गया है। क्या चीज से? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया। कहां से लिया गया? ओइकोनोमिया। अब जानेंगे को विश्व का सबसे पहला अर्थव्यवस्था किसका है? विश्व में सबसे पहला अर्थव्यवस्था किस देश का था? अब देश में ही चलते हैं डायरेक्टली, आपको हिंट कर दे रही हूं मैं आपको कि किस देश का सबसे पहला अर्थव्यवस्था माना जाता है, तो वो अमेरिका था। सबसे पहले अर्थव्यवस्था किसका बना था? अमेरिका का बना था। और इसे दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था किसका है? अमेरिका का। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था किसका है? अमेरिका। ओके, अब चलते हैं। ऐसे तो अर्थव्यवस्था का पार्ट बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारा भाग है, लेकिन हम लोग अगर स्पेशल तौर पे ऐसे सर्च के माध्यम से देखें तो 3 मुख्य है। लेकिन बुक में भी आपका 3 दिया है, लेकिन कुछ अलग है, कुछ है। तो 3 में अब है एक कमांड, दूसरा बाजार, तीसरा मिश्रित। अब इसमें क्या होता है ये हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अपने बुक का अर्थव्यवस्था का भाग देखेंगे, उसमें भी 3 ही है, लेकिन तीनों में अपने भारत का अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है, कैसे क्या आता है, कौन से भाग में क्या आता है वो जानेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं यहीं से अपना बुक का अर्थव्यवस्था। पता ही होगा आप लोगों को। चलो लाइट भी आ गई, उस समय से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये है आपकी 10th की बुक, हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2, कक्षा 10th। ओके, इसमें फर्स्ट हमारी जो इकाई क्या है, फर्स्ट इकाई क्या है? अर्थव्यवस्था इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था इसके विकास का इतिहास, यानी कहना क्या चाहता है? अर्थव्यवस्था के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन इसके विकास के बारे में जानेंगे। इसका विकास कैसे हुआ, इसकी इतिहास, जैसे हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं, विश्व इतिहास पढ़ते हैं, वैसे ही अर्थव्यवस्था का इतिहास पढ़ेंगे। ये कैसे, कब हुआ, कब चला, कब से, ये सब इसी के बारे में जानेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत का अर्थव्यवस्था है, वो थोड़ी ना एक दिन में बन गया है। एक दिन में तो घर जल्दी जल्दी बन ही नहीं पाता। तो पूरे मतलब अब यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, वो कह रहा है मतलब कुछ अजीब सा फील कर रहे हैं कि एक दिन में नहीं बनता। क्या एक दिन में आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवा सकते हो? नहीं ना। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है।
अब एक दिन में अपने भारत की अर्थव्यवस्था बना सकते हो? नहीं ना, बहुत ज्यादा दिन लगे होंगे बनाने में। वो भी एक देश का अर्थव्यवस्था बना, घर की अर्थव्यवस्था मतलब अपने धन पैसा ये सब को देखने में तो इतना टाइम लग जाता है, तो पूरे अपने एक देश का, पूरे एक कंट्री का देखेंगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगा ही होगा बनने में। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफी गहरी हैं। इसकी मूल सूत्र की जड़ें यानी किसकी? अर्थव्यवस्था की मूल सूत्र की जड़ें काफी गहरी हैं। तो अब इसके बाद क्या है, हमारे देश के आजाद होने के समय का बात किया गया है। तो देश अपना आजाद कब हुआ था? कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था अपना देश आजाद। तो 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले, आजादी से पहले लगभग कितना पहले, लगभग 200 वर्ष तक भारत अंग्रेज शासन का गुलाम था। तो जो हमारा भारत था वो आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन इससे पहले 1947 से पहले लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज जो शासक थे, जितने भी शासन अंग्रेज शासन थे, वो आकर के अपने भारत को गुलाम, मतलब भारत को गुलाम बना करके रखे थे, आकर के वो अपना कब्जा जमा लिए थे। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। किस समय? जब अंग्रेज आए थे भारत पे क्या करने? राज करने के लिए आए थे। तो उस समय क्या, भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। मतलब सोने की चिड़िया नहीं कि जो हमारा भारत का मैप है वो एक सोने की चिड़िया से बना हुआ था, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे सोने थे, मतलब ये एक अच्छा देश था, अभी भी है, लेकिन अभी इसके पैसे में बहुत अधिक कमी हो गई है। उस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा सोना था, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया। यानी सोने की चिड़िया का भरपूर शोषण किया मतलब क्या है? मतलब क्या है? सोने की चिड़िया किसे कहते हैं? भारत को, यानी भारत का शोषण किया। अब शोषण का मतलब क्या होता है? अत्याचार करना, भारत के सारे सामान को ले लेना, धन दौलत, मतलब यहाँ के जितने पैसे रुपये थे वो आए थे तो क्या अपना अधिकार कर लिए थे। आप कौन? मतलब यहाँ के जितने भी शासक थे वो कोई मायने नहीं रख रहे थे, सारा अंग्रेज अपने हिसाब से करवा रहे थे। तो सोने की चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जम करके लूटा। यानी मैंने कहा ना, शोषण किया मतलब लूटा, यहाँ से सारा जो अपना सोना था सारा लूट के लेके चला गया, जिसके कारण भारत के आर्थिक विकास की गति क्या हो गई? नग्न हो गई। अब ये आए थे भारत में तो क्या किएगा? पैसे जितने भी मतलब सोना पैसा ये सारा वो अपना सारा भारत से ले करके, तो इसके कारण क्या हुई? उसके भारत के आर्थिक विकास क्या हुई? गिर गई, यानी बहुत ज्यादा कम हो गई, सारा पैसा वो अपने कब्जे में कर लिए थे। आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी। हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष क्या थी? एक चुनौती थी कि अपने भारत को एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना है। ओके, अब इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय का मतलब अब अर्थव्यवस्था में इसके विकास के इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अब इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, अर्थव्यवस्था का परिचय पढ़ेंगे। पहले तो अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, इसके बारे में मतलब क्या क्या हुआ है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तो पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का विकास, इसका विकास कैसे हुआ, कब हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, मतलब अभी कितना हुआ है, सारे के बारे में जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक। उसके बाद पढ़ेंगे विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक। बिहार के विकास की स्थिति, बिहार के विकास की स्थिति यानी बिहार के बारे में भी पढ़ेंगे। देश के आर्थिक विकास से बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, देश के आर्थिक विकास से बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डालेंगे, यानी आदि बातों पर इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब पढ़ेंगे, पहला हमारा टॉपिक क्या था? अर्थव्यवस्था का परिचय। ओके, ठीक है, मैं मैट दे रही हूं। क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था का परिचय। आप लोग को जहां समझना है प्लीज कमेंट कीजिएगा। अर्थव्यवस्था का परिचय। ओके, हम ये पढ़ने वाले हैं ना, अर्थव्यवस्था के अंदर बुक का अर्थव्यवस्था का परिचय जानेंगे। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था के परिचय में क्या है क्या नहीं है इसके बारे में जानेंगे। अंग्रेज शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा।
अब उपनिवेश को बुक में दिया है कॉलोनी। क्या है? उपनिवेश। उपनिवेश को क्या दिया है? कॉलोनी। अब जानते हैं कि ये उपनिवेश होता क्या है। सिंपल सी बात इसमें लिख दिया है, अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा। अगर हम डायरेक्टली उपनिवेश की बात करते हैं, कॉलोनी की बात करते हैं, तो उपनिवेश हम कहते हैं कि दो देश या राष्ट्र या राज्य जो भी देश हो उसके बीच ये झगड़ा होता है, मतलब लड़ाई होता है, किसी कारण युद्ध होता है, उसमें जो जीता हुआ देश होता है वो हारे हुए देश पर क्या करता है? आकर के राज करता है, उसे उपनिवेश कहते हैं। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं अपने भारत में ना, भारत में तो ऐसा हुआ ही नहीं। भारत और अंग्रेजों के बीच कहाँ लड़ाई हुई है? हुई ही नहीं है। सिंपल, वो लोग आया, शासन किया, चला गया। तो आया था तो उन लोगों को लगता था ना कि भारत में बस अब हमारा राज चलेगा, भारत हमारा है, भारत को अपने कब्जे में कर लिए, इसलिए वो एक कॉलोनी बना करके यहाँ रहने लगे थे। ओके, उपनिवेश का मतलब क्या होता है? कॉलोनी, यानी जीता हुआ देश क्या करता है? इस पर राज करता है। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति चलाई। किसने? फूट डालो और शासन करो की नीति किसने चलाई? फूट डालो और शासन करो की नीति किसने चलाई? अब बात आती है फूट डालो और शासन करो की नीति किसने चलाई? तो फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने चलाई। कौन चलाया? अंग्रेज। अंग्रेजों ने चलाई। अब अंग्रेजों का भी तो कोई हेड होता होगा, तो उसी ने तो ये फूट डालो और शासन करो की नीति को चलाने के लिए आदेश दिया होगा। और ये फूट डालो और शासन करो की नीति होता क्या है अभी जानेंगे, एकदम आपको एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगा। फूट डालो और शासन करो की नीति क्या होता है? फूट डालो, क्या करो? झगड़ा करवाओ। फूट डालो यानी झगड़ा करो। अब झगड़ा कोई इतना बेवकूफ थोड़ी ना है कि आकर किसी के बीच कोई लड़ाई करवा देगा, तो ऐसा नहीं होता। क्या हुआ था? अंग्रेज जो शासक थे वो कैसे लड़ाई करवाते थे, अब इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि भारत का कोई शासक यानी सम्राट, राजा, और रूस में राजा को क्या बोलते हैं? जार भी बोलते हैं। पता है? पढ़े होगे इतिहास, 10th का इतिहास पढ़े होगे, तो उसमें बताया गया है 2nd चैप्टर में कि रूस में सम्राट को क्या बोला जाता है? जार बोला जाता है। ओके, तो अब कैसे होता था? जैसे कि इस दुनिया में ना लोगों को एक दूसरे की मतलब कोई मेरा बुराई कर रहा है वो मुझे सुनना पसंद नहीं है। ऐसे लोग हैं ना, सबको ही है कि उसके बारे में बुराई करो तो वो आपसे जल जाएगा, अच्छा बात कहो, अच्छी बात है, अच्छा नहीं बोलोगे तो बुरा भी मत बोलो, गलत फिर भी है फिर भी नहीं बोलो, तुम नहीं बोलने वाले होते कौन है? डायरेक्टली बात ये भी पूछ देते हैं लोग, क्या बोलने वाले होते कौन है? तो अंग्रेज जो थे वो जैसे कि एक सम्राट है यानी राजा है, उसके पास जाते थे, कहते थे क्या आपका मंत्री जो है ना आपको बोल रहा था क्या कि आप कोई काम नहीं करते, किस काम के राजा है? कोई काम ही नहीं करते, सारा काम हम ही लोग को दिए रहते हैं, इससे बढ़िया आप हट जाए ना। मंत्री बोल रहा था कि हम ही को राजा बना देते तो हम ही संभाल लेते। तो अब क्या हुआ? अब राजा जाकर के मंत्री से पूछेगा, मंत्री से पूछे, मंत्री बोलेगा हमने ऐसा नहीं कहा है। अब दोनों के बीच विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, दोनों में फूट हो गया, तो दोनों अलग अलग हो गए, बस वहीं से झगड़ा स्टार्ट हो गया कि नहीं? ऐसे ही हर जगह बड़े बड़ी जगह पे जाकर के ऐसे ही करने लगे। तो इसके कारण क्या हुआ? फूट डालो और शासन करो की नीति, और फूट डाल करके एक दूसरे में झगड़ा करवाते रहे। वो इसलिए झगड़ा करवाते रहे, इस नीति का प्रयोग भारतीयों को विभाजित रखने के लिए यानी अलग अलग रखने के लिए किया गया था, ताकि उनका नियंत्रण मतलब भारत पे बना रहे। भारतीय लोगों को विभाजन अलग अलग रखने के लिए इस नीति का प्रयोग किया गया था। अगर एक संग पूरा सब कोई एक ही, जिसने कह दे कि एक अच्छी बात निकल गई तो सब कोई उसी के साथ रहेगा, तो मानते हैं कि पूरा भारत एक देश के लोग सब कोई एक ही संग रहेगा तो पक्का वही जीतेगा। ये अंग्रेज कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके कारण उन लोग का विचार बहुत अच्छा था। पहले फूट करवाया लो, फिर झगड़ा करा लो, उसके कारण
भारत के लोगों पर उनका नियंत्रण बना रहा। अब नियंत्रण तो बना रहा, लेकिन ये अंग्रेजों का हेड कौन था? हेड की बात नहीं, लेकिन ये फूट डालो और शासन करो की नीति किसने चलवाई थी? अंग्रेजों में भी किसने चलवाई थी? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही ये नारा दिया था कि फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो नारा लॉर्ड कर्जन ने दी। ओके, फूट डालो और शासन करो की नारा किसने दी थी? लॉर्ड कर्जन ने। अब ये नोट कीजिए, तब मैं बताऊंगी कि फूट डालो और शासन करो की नीति का अपने भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव तो बहुत पड़ा, सब विनाश हो गया, सब खराब हो गया, सबके बीच झगड़ा करवा दिए, सब खत्म कर दिए, लेकिन उससे भी बड़ा प्रभाव क्या पड़ा वो अभी जाने का नोट करने के बाद मत कर। फूट डालो और शासन करो नीति का क्या प्रभाव है भारत पे? तो पता बहुत बड़ा प्रभाव। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, बहुत जल्द बात हो गई, कैसे हैं आप? क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं है, अब क्या हो जाएगा हमारे है ही नहीं ना कि हम सबको बना के रखेंगे। ये वो जान किसको क्या कर रहे हैं, आज हम खड़े पता कर गया है, इसको पता है। ये लोग करिए थोड़ा कर अब से भगवान से भी हुआ आप उसे कि मुंह पे पता नहीं क्या चल रही, बुरे लोग ना रहते रहे, लेकिन अभी भी जान हो गए सब, जब एकदम पता नहीं कौन से गियर किए कि सब एक करके उठे जा रहे हैं। चलो नोट हो ही गया होगा। भारत पे इतना बड़ा और इतना बड़ा केंद्र की फूट डालो और शासन नीति 1905 ईस्वी में अंग्रेजें अपनाई थी। 1905 ईस्वी में अंग्रेजें अपनाई थी, लेकिन इसका कारण तो कारण फूट डालो नीति के कारण विभाजन हो गया। कब? 1905 ईस्वी में, मतलब किसके कारण? किसके कारण था फूट डालो शासन की नीति? बांग्लादेश का विभाजन किया। ओके, कब? 1905 में। कब हुआ? ओके, तो इसका आंसर होगा 1905। अब जानते हैं इसी कारण बांग्लादेश का विभाजन हुआ। बांग्लादेश का विभाजन हुआ। कितना समझ में आया? बांग्लादेश का विभाजन किस कारण हुआ? तो बांग्लादेश का विभाजन फूट डालो और शासन करो नीति के कारण हुआ। कब हुआ? कब का तो नहीं पता, लेकिन ये फूट डालो और शासन करो की नीति कब स्टार्ट हुई थी? 1905 में। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। और ध्यान से, जैसे पेज खत्म होता है, जितना मैं लिखी हूँ एक्स्ट्रा, उसके बाद में आप लोगों से सवाल करूंगी, आंसर नहीं आया तो याद रखना, और जहां नहीं आ रहा है, जहां समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज आपको समझ नहीं है वो मुझसे पूछ लो, वरना मैं पूछी नहीं बताओगे ना तो सही में तुम लोग ऑफलाइन क्लास में होते ना बहुत तोड़ती रियलिटी में तुम लोगों को नहीं पता तो बहुत ज्यादा पीटती हूँ, पर पीटती तो उतना ही ज्यादा हूँ, लेकिन सबसे प्यार भी उतना ही ज्यादा करती हूँ। पढ़ाऊं तो बदमाशी नहीं, उसके बाद तो मैं खुद इतना मौज मस्ती में रहती हूँ, सबको हंसाते रहती हूँ। अब विश्वास ना हो तो कभी आना ऑफलाइन क्लास में, तब देखना अच्छे से पढ़ाओगे भी, नहीं बताओगे तो पिटाओगे भी। चलो देखते हैं। देखते हैं हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। किसने? अंग्रेजों ने। याद है ना किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का मतलब कौन था जिसने इसका फूट शासन करो की नीति दिया था? वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अब ये तो रूल डाल करके उन्होंने क्या किया? भारत को अपना दास बना लिया। दास यानी नौकर या सेवक बोल सकते हैं, नौकर या सेवक बोल सकते हैं, दास का मतलब यही होता है। और फूट डालो और शासन करो को डिवाइड एंड रूल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइड एंड रूल।
ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। अब पहले तो हम जर्जर का मतलब समझ लेते हैं। जर्जर का मतलब क्या होता है? ये जर्जर क्या देखते हैं, क्या है ये? जर्जर। अब जर्जर का मतलब क्या होता है? जर्जर का मतलब होता है कमजोर। जर्जर का मतलब क्या होता है? कमजोर। जर्जर का मतलब क्या होता है? कमजोर। अब देखते हैं नीति अपनाकर ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के कारण, यानी ब्रिटिश शासन के आने से पहले भारत अपना क्या था? कृषि विभाग में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बावजूद उद्योग यानी फैक्ट्री, जितना भी सारा सामान था उद्योग में आपका कृषि भी आता है। उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति थी वो क्या हो गई? जर्जर हो गई। तो अब ये इस पे शोषण कौन कर रहा था? शोषण कौन कर रहा था? अंग्रेज लोग आए थे, वही तो शोषण कर रहे थे। इसी कारण अपनी भारत की स्थिति बहुत ज्यादा गिर गई थी। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। अपना भारत कैसा साम्राज्य था? गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि अपना देश तो आजाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। लेकिन उससे पहले 200 वर्ष पहले अंग्रेज आए थे ना अपने भारत में, तो आए थे, वहां राज कर रहे थे। तो 200 वर्षों राज तो किए, लेकिन उतने दिनों में वो जो थे वो भारत का अर्थव्यवस्था में मतलब बढ़ाए तो नहीं, लेकिन जितना था उसको भी बहुत ज्यादा नीचे गिरा दिए। एक तो यहाँ लूटपाट किए, फिर शोषण किए, फिर यहाँ पे अत्याचार किए, फिर फूट डालो, शासन करो की नीति लगा करके सबको एक दूसरे से अलग कर दिए। याद रखना, फिर पूछूंगी भी। प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योग का पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करती है कि अंग्रेज ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। क्या चीज से पता चलती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण अंग्रेजों ने किया? अब हम तो उस समय नहीं थे, पढ़े ही तो है ना, हम तो उस समय नहीं थे देखने के लिए कि भारत पे अंग्रेजों ने शोषण किया या नहीं किया। ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है। और पढ़ने वाले भी, ये लिखने वाले भी कौन थे, कैसे लिखे, उनको क्या पता चला कि वो लिखे? तो उन्होंने इस बात से लिखा, प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो रहा था तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करती है कि अंग्रेजों ने भारत पर क्या किया था? शोषण किया था। ओके, चलिए ये नोट हो गया होगा आपका। अभी तो हम लोग जाने कि अर्थव्यवस्था का परिचय, लेकिन अब इसका दूसरा टॉपिक क्या है? अर्थव्यवस्था का अर्थ। दूसरा टॉपिक क्या है? अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था का अर्थ। ओके, अब अर्थव्यवस्था के अर्थ के बारे में, लेकिन आप लोग अगर बुक से पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे कि उसके बाद उपनिवेश या कॉलोनी दिया गया है। लेकिन इसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कॉलोनी के बारे में होता क्या है, और ये भी बता चुकी हूँ कि भारत पे कितने वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया। तो इसमें ये दिया है 200 वर्ष, मैं पीछे बता चुकी हूँ, इसलिए मैं ये नहीं बता रही हूँ, ये मत करना मैम ये छोड़ दी है, लेकिन वो मैं पहले बता चुकी हूँ। अब अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि
प्राय सभी लोग अपने आजीविका को अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। अब ये आजीविका अर्जन क्या होता है, थोड़ा आगे पढ़े पता चल जाएगा। इसकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए किसान खेती करते हैं खलिहानों में। अब आजीविका अर्जन या होता क्या है, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है कि लोग अपने घर को चलाने के लिए क्या करते हैं, मजदूर क्या करते हैं। अर्थव्यवस्था इसमें देखेंगे तो मजदूर क्या करते हैं, किसान लोग क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं। खेत खलिहान उसी को बोलते हैं खलिहान। मजदूर कारखानों में काम करते हैं। मजदूर क्या करते हैं, कारखानों में काम करते हैं। मिस्त्री लोग क्या काम करते हैं, वो क्या घर बनाने में काम करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, स्कूल चलाते हैं और स्कूल तथा कॉलेज में। वकील क्या करते हैं, कोर्ट कचहरी में अपना काम करते हैं, कार्य में लगे रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त क्यों रहते हैं, क्योंकि अपने घर को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए भाई क्या करते हैं, जो जिनका कोई परिवार नहीं है उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिनका जो परिवार है उनको तो टेंशन है ना। अब वो सिंपल सी बात, सब कोई शादी करता है, शादी करेगा तो शादी कर लेता है, तो अब घर में जो लाया है, जो बच्चे हैं उनका कौन ध्यान रखेगा, उनका वो तो अपना कहीं से खा लेगा, लेकिन उन सब का ध्यान रखने के लिए कोई तो काम करना पड़ेगा ना। ऐसे ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि आपको काम ना करो पैसा मिल जाएगा, खाने खिलाने पिलाने के लिए रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, इसके उत्तर में यह कहा गया है, उत्तर यानी क्वेश्चन, प्रश्न आपका क्या था, यह प्रश्न यह है कि सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त क्यों रहते हैं, सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त क्यों रहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बुक में दिया है, देखते हैं। इसका उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। अब धन क्यों कमाएंगे भाई, धन क्यों कमाएंगे, उनको अपने घर को चलाना है, कोई काम करना है, तभी तो पैसा नहीं होगा, पैसा के बिना कोई काम है क्या, घर तो चल ही नहीं सकता, कोई काम की बात तो अलग है, काम की बात तो अलग है, घर तो चल ही नहीं सकता। अब घर में जो है उनको भूखे मार दो, उसके बाद जैसे मन वैसे घूमते रहो, जिससे अनेक परिवार के सदस्य की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। मैं बताया कि घर के लोगों के लिए जरूरी है हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनते हैं, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया आर्थिक किसे कहते हैं, जिनसे हम आय प्राप्त करें, जिनसे हम आय प्राप्त करते हैं, वो क्या कहते हैं, आय कहलाती है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, संचार। अब ये क्या गया है, आर्थिक व्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था है, उसे क्या करते हैं, क्या हम काम कर सकते हैं, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि बहुत सारे काम है। ये आर्थिक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं का संपत्ति है, तो दूसरे लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। आर्थिक यानी क्या करते हैं, उनको होता है रोजगार, यानी उनको काम मिलता है तो उनको पैसा मिलता है, तो रोजगार हो गया, प्रदान करती है। अब की सृष्टि इसमें उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का क्रय कर सकें। अब इतना तो पढ़ लिए, अब इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे ये है, एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ये बताओ कि भारत के अर्थव्यवस्था कौन है, भारत के अर्थव्यवस्था कौन है, कौन है, चाणक्य। अब किसे कहा जा रहा है, एडम स्मिथ। जल्दी जल्दी तुम लोग कमेंट करते जाना। अब चले अपना भारत आजाद हुआ, ये बहुत क्लास में तो 15 अगस्त 1940 ईस्वी आजाद हुआ। ओके, अब कहते हैं कि जैसे भारत अर्थव्यवस्था को क्या बना कर रखा, अरे वो भारत को क्या बना कर रखा, ये आपको जवाब देना है। तो क्या बना रखते थे, निवेश। आंसर क्या होगा, निवेश। और इस से कौन से पूछ सकता है, अंग्रेजी शासन ने किस अर्थ को अपना निवेश रखा, ओके, इसको भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए फुट डालो और शासन को किसने स्टार्ट की, फुट डालो शासन को किसने स्टार्ट की, तो ये पहला प्रेजेंट की अंग्रेजी ने। और फुट डालो और शासन को नीति का नारा किसने दिया, डालो और शासन को नीति का नारा किसने दिया था, जल्दी जल्दी आगे बताइए, किसने दिया था, लॉर्ड। अब फूड और शासन को नीति प्रभाव अपने भारत पे प्रभाव, फूड डालो और शासन को कौन ये भी बता देना, और इसका प्रभाव बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी।
क्या होगा, कब हुआ था, स्टार्ट में थी लॉर्ड की थी, तो अब इस भाव का बढ़ा मतलब इस पूरे शासन का प्रभाव क्या पड़ा, इसका प्रभाव ये पड़ा कि बांग्लादेश विभाजन में फूट डालो और शासन करो की नीति के कारण। अब आगे इस तरह प्रत्येक अव्यवस्था दो कार्य शामिल थे। अब दो प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, पहला हमारा लोगों की आवश्यकता की स्थिति के विभिन्न कार्य सेवाओं करती है। कौन, अर्थव्यवस्था करती है। यहाँ पे है वो अर्थव्यवस्था की बात है कि लोगों की आवश्यकता की सृष्टि के विभिन्न प्रकार सेवाओं का उत्पादक भी है। कौन, अर्थव्यवस्था। ओके, अब दूसरा क्या है, लोग रोजगार और वो भी अर्थव्यवस्था करती है। अब चले कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को लिखित प्रयास किया है। तो कुछ अर्थव्यवस्था का परिभाषा अलग अलग दिया था। मतलब ऐसे देखा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था चाणक्य ने लिखी थी, तो उनके हिसाब से अर्थव्यवस्था का जो डिफिनेशन होगा वो अलग होगा। लेकिन और सारे अर्थशास्त्रियों थे, उन्होंने भी तो कुछ अर्थशास्त्र के बारे में बोला होगा, तो उसका डिफिनेशन क्या है। तो पहले कौन है हमारे, आर्थर लेविस। कौन है अर्थशास्त्री, कौन है, आर्थर लेविस। पहले में किए हैं पहले कौन है, आर्थर लेविस। इनके हिसाब से क्या है, इनके हिसाब से आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। रियल डिफिनेशन यहाँ से बुक देखो ध्यान से, जहां से मानवीय आवश्यकताओं यानी मानव की आवश्यकता, मानवीय आवश्यकता यानी मानव की आवश्यकता की संतुष्टि, यानी मानव क्या अपने कामों से जो काम कर रहा है उनको क्या चीज से संतुष्टि मिलती है, आवश्यकताओं से संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। संसाधनों यानी काम करते हैं तो उनको पैसा मिलता है, उससे अपना आवश्यकताएं पूरी करते हैं, तो मानव की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो गई। ये किनके अनुसार था, आर्थर लेविस के अनुसार। आप लिख सकते हो ना कि मैं लिखूं फिर से, चलो लिख ही देती हूँ। इनके अनुसार डेफिनेशन क्या है अर्थव्यवस्था की, मानवीय आवश्यकताओं मानवीय आवश्यकताओं क्या था, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। ओके, ये किनके हिसाब से था, आर्थर लेविस के हिसाब से था। और क्या चीज का डेफिनेशन, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन। ओके, तो ये हो गया क्या था, आर्थर लेविस के हिसाब से मानवीय आवश्यकताओं, यहाँ पे यह हुआ मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। ये था आर्थर लेविस के हिसाब से अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं, वो दूसरे अर्थशास्त्री कौन थे, ब्राउन। दूसरे अर्थशास्त्री कौन थे, ब्राउन। और ब्राउन के हिसाब से देखते हैं
ब्राउन। ब्राउन के हिसाब से डेफिनेशन देखते हैं। तो ब्राउन के हिसाब से है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, यानी घर को चलाने के लिए एक व्यवस्था या प्रणाली है। किन्होंने कहा था आजीविका अर्जन एक प्रणाली है? वो किसने कहा था? ब्राउन ने कहा था। ओके, दूसरे शब्द में पहला शब्द तो उनका ये था, ब्राउन जो थे उनका पहला शब्द क्या था कि आजीविका अर्जन की एक प्रणाली, आजीविका अर्थव्यवस्था की एक प्रणाली है। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। दूसरी बात भी वही है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग करके बताए हैं, वही बात है, बात तो वही है। ओके, संक्षेप में अर्थव्यवस्था, संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सबसे आर्थिक क्रिया का योग है। संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से, जिसके आधार पर बिहारियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। आप पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, अर्थव्यवस्था कैसे बनी, इसका संरचना या ढांचा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। क्या है? अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा। अच्छा, क्या है? अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा। अब इसके बारे में जानते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था का संरचना यानी क्या है? अर्थव्यवस्था का संरचना यानी विभिन्न क्षेत्रों में इसका विभाजन। किसका विभाजन? विभिन्न क्षेत्रों में इसका विभाजन, विभिन्न क्षेत्रों में इसका विभाजन है। चूंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। अब ये जो अर्थव्यवस्था, सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। अब वो तीनों भाग देख लेते हैं बुक के हिसाब से। इसका 3 प्रकार है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्या है? द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा क्या है हमारा? तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तृतीय या सेवा क्षेत्र। ओके, ये 3 भाग है। अब इसके बारे में जानेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र, ये तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से भाग आते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे, नोट कर तब पढ़ेंगे। नोट कर लो जल्दी।
ये एक और बात बोल सकते हैं इसको कि ये अर्थव्यवस्था नहीं, अर्थव्यवस्था की संरचना कैसे कैसे हुई है, किस किस चीज से, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से मिलकर हुई है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं उसके बारे में जानेंगे। ओके, अब प्राथमिक क्षेत्र में हमारे क्या क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र में हमारा आ जाएगा पहला कृषि, पहला कृषि, दूसरा आ जाएगा हमारा पशुपालन, तीसरा आ जाएगा हमारा वन, और चौथा आ जाएगा हमारा मछली पालन। तीसरा क्या होगा हमारा मछली पालन। ओके, अब द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा। द्वितीय क्षेत्र में हमारा आएगा उद्योग। अब उद्योग तो एक चीज का होता नहीं है, बहुत सारा होता है। अब उद्योग के बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, उद्योग होता है क्या, इसमें क्या क्या आता है। और उसके बाद आता है निर्माण। ये निर्माण क्या होता है इसके बारे में भी अगले वीडियो में जानेंगे। निर्माण यानी ऐसे तो पता ही है बनावट होता है, अब किस चीज के बारे में इसमें बात की गई है वो जानेंगे। और तीसरा इसका गैस एवं बिजली। तमाम। और तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में आ जाएगा यहाँ बैंक, परिवहन, बैंक, परिवहन, संचार, संचार, व्यापार, और आ जाएगा अन्य सेवाएं। बस मैं बता दी हूँ, ऐसे तो आप लोग के पास बुक होगा वहां देखे रहे होंगे, यहाँ तो समझना है बुक में है, नोट कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।